नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इनसाइट। मैं हूं प्रीति सिंह। हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड की मेजबानी की, जिसमें 60 से ज्यादा देशों के चीफ जस्टिसेस, जजेस और लीगल एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया में न्याय, शांति और रूल ऑफ लॉ को मजबूत बनाने के नए रास्ते तलाशना था। इसी मंच से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस जो लगभग 80 साल पहले बना था, अब आज की दुनिया की जरूरतों के हिसाब से काफी पीछे रह गया है। इस वजह से हमें दुनिया में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसट्रस्ट और तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल हालात को संभालने में यूएन कई बार प्रभावी नहीं दिखता। यूक्रेन और रूस का युद्ध, मध्य पूर्व के संकट या छोटे देशों की आवाज, हर जगह दुनिया महसूस कर रही है कि यूएन को आज की रियलिटीज के हिसाब से बदलना जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार और ग्लोबल साउथ की बेहतर रिप्रेजेंटेशन अब सिर्फ चर्चा का मुद्दा नहीं, बल्कि दुनिया की जरूरत बन चुका है। और भारत ने हमेशा अपने वैश्विक दायित्वों को निभाया है। संयुक्त राष्ट्र में 1950 से शांति सेना के रूप में भी भारत ने हमेशा 3 लाख से अधिक सैनिक वहां पर भेजे और समय समय पर वैश्विक शांति के लिए भारत सक्रिय भागीदारी निभाता आया है। और मुझे आशा है कि इन सब वैश्विक चुनौतियों के लिए हमारे न्यायपालिकाओं के साझे दृष्टिकोण, साझे विचार, नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, इन सब पर भी आप सब लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे, ताकि हम एक विश्व के अंदर एक ऐसी बेहतर व्यवस्था बना सकें जो न्यायपूर्ण हो, समानता हो और सभी देशों के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में योगदान हो। कि यूएन की वैश्विक संस्था पर आज की परिस्थितियों के अनुसार, आज की वास्तविक स्थितियों के अनुसार, आज की चुनौतियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होना ही चाहिए, ऐसा विचार सभी प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का हमेशा मानना रहा है कि वैश्विक शासन के लिए सुधार वर्तमान की आवश्यकता है, जिससे हम न्यायपूर्ण, समावेशी और अधिक प्रतिनिधित्व वाला एक जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसके अंदर आज की परिस्थितियों के अनुसार उसमें निर्णय हो, फैसले हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधियों की समावेशी हो, भागीदारी हो। और ये तमाम बातें सिर्फ अभी की नहीं है। भारत कई वर्षों से अलग अलग ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार कहता आया है कि ग्लोबल गवर्नेंस को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुसार बदलना होगा। 1945 की दुनिया और 2025 की दुनिया पूरी तरह से अलग है। तब ना डिजिटल एज थी, न साइबर थ्रेट्स, ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ना ही ग्लोबल साउथ की वो सामूहिक ताकत जो आज दिखाई देती है। इसलिए जो आज की चर्चा है इनसाइट में, वो सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बयान की ही नहीं है, बल्कि ये उस निरंतर फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी है जिसे भारत कई साल से मजबूती से आगे बढ़ाता आया है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूएन रिफॉर्म इतने लंबे समय से टलता क्यों आ रहा है और आगे राजनीतिक, कानूनी और डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या रास्ते बन सकते हैं। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान आज इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। प्रभु दयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व राजदूत हैं। प्रभु दयाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। प्रोफेसर भारद्वाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और दोनों ही इस विषय को वर्षों से गहराई से समझते आए हैं और तमाम इससे जुड़े जो अलग अलग पहलू हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु दयाल जी, शुरुआत आपसे करती हूँ। हमने, जैसे मैंने कहा, कि भारत आज से नहीं बल्कि लंबे समय से कहता आ रहा है कि यूएन का ढांचा बदलना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने एक बार फिर से इन तमाम रिफॉर्म्स के लिए जोर दिया है। कैसे आप इसे समझाएंगे? क्यों ये जरूरी है? आज की दुनिया में ये अर्जेंसी क्यों और बढ़ गई है? और कौन सी ऐसी वास्तविकताएं हैं जो यूएन को आउटडेटेड दिखा रही हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार सबसे महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई थी और जैसा आपने कहा, तब से आज दुनिया बहुत बदल गई है। 1945 में
भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था ही नहीं। और आज भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी है, उसके अलावा अग्रसर हो रहा है उस तरफ कि वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाए, और दुनिया में भारत का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप से क्यों बाहर रखा जा रहा है? मेरा ये विचार है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका रिफॉर्म सबसे जरूरी है यूएन रिफॉर्म्स के टोटल में। देखिए, ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें जो कई क्षेत्र हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, लैटिन अमेरिका का, अफ्रीका का। परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप दोनों में रिफॉर्म करना जरूरी है ताकि ये संस्था इस काबिल हो सके कि जो विश्व में संकट पैदा हुए, जैसे आपने कहा साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स, क्लाइमेट चेंज, ये सब ऐसे हैं जिनसे जो प्रेजेंट सिस्टम जो है यूनाइटेड नेशंस का वो डील नहीं कर पा रहा है, और बिना रिफॉर्म किए हुए उसमें वो शक्ति आ ही नहीं सकती कि रिफॉर्म्स किसी तरह से पॉसिबल हो पाए। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको वीटो पावर दी हुई है, और वो वीटो पावर का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि सिर्फ उनका ही हित हो, उनके भले हो, और एक तरह से वो यूनाइटेड नेशन में चौधरी की तरह बन गए हैं कि किसी तरह से रिफॉर्म ना होने दे और किसी को परमानेंट मेंबरशिप ना मिलनी पाए। अब भारत के लिए चीन एक बड़ा भारी ऑब्स्टिकल है। चीन नहीं चाहता कि भारत को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, और इस वजह से एक रुकावट पैदा होती है। लेकिन भारत जो है वो कई देशों के साथ काम कर रहा है, खासतौर पे जो G4 कंट्रीज हैं, जिनमें हमारे अलावा ब्राजील, जर्मनी और जापान भी शामिल हैं, जो आज के जो विश्व में जो स्थिति है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन सब देशों के साथ मिलके ये कोशिश की जा रही है कि यूएन में रिफॉर्म्स हो, खासतौर पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स हो, और जो जरूरतें सामने पेश आ रही है उनसे जूझने के लिए, उनका हल करने के लिए ये संस्था काबिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर भारद्वाज, प्रभुदयाल जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, अगर आप अपने शब्दों में थोड़ा सा समझाएं तो यूएन की सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो आपकी नज़र में क्या है? रिप्रेजेंटेशन, वीटो या अकाउंटेबिलिटी? आम आदमी को कैसे समझाया जाए कि रिफॉर्म क्यों ज़रूरी है और भारत इस पर बार बार जोर क्यों दे रहा है? धन्यवाद दीप्ति जी। देखिए, दो तीन बातें, खासकर जो बातें थी वो एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल साफ साफ तरीके से रखी। देखिए, मैं कहता हूं कि 2 शक्तियां काम कर रही हैं आज के दिन में। एक शक्ति है जो यूएन रिफॉर्म्स चाहती हैं, वो कहती हैं कि जो कॉन्टेम्परेरी जो कंडीशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको मीट करने के लिए आपको यूएन जो चार्टर है, यूएन को रिफॉर्म करना चाहिए। दूसरी जो शक्ति है वो बेसिकली अपने सुविधा के हिसाब से इस इंस्टीट्यूशंस का उपयोग करती है। उसको रिफॉर्म्स की तो बात दूसरी है, जब उनको लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जब काम की है तब वो यूएन में ले जाते हैं, नहीं काम की है तो यूएन के बियॉन्ड भी अपने स्कोर्स को सेटल करते हैं। बेसिकली सबसे बड़ा जो चैलेंज आज यूएन के सामने आ रहा है कि जो एक विचार है, जो नियो लिबरल विचार है, जो कॉपरेशन की बात करते हैं, एंगेजमेंट की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, या आप ये कहिए कि जो समावेशी समाज की बात करते हैं, विश्व शांति की तरफ ले जाने की बात करते हैं, वो अपने आप में एक तरीके से बहुत बड़ा एक उस पर सवाल या निशान हो गया। यानी कि जहां तक यूएन के लिए कह रहे हैं कि यूएन कितना आज के दिन रेलेवेंट है या नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था उभर रही है, जो आज की परिस्थितियां उभर रही है, खासकर 2-3 जो इंसिडेंट्स हुए उसमें पहला कोविड-19 हुआ, और कोविड-19 में क्या हुआ कि हर देश ने अपने बॉर्डर को फोर्टिफाई कर दिया, और जो स्टेट है, स्टेट यूनिट को एक तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट बना दिया कि आप अपने लोगों का खुद ख्याल रखिए, अपनी वैक्सीन खुद जनरेट कीजिए, आपको अंतर्राष्ट्रीय लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं, और ये हुआ। और दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला वो हमको यूएन रशिया कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन का रशिया कॉन्फ्लिक्ट में, या आप जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें कौन सा व्यवस्था आ गई कि सेल्फ हेल्प सिस्टम आ गया कि हर कंट्री को अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट खुद ही करना है। यानी कि जब ये करना है तो यूएन चार्टर का कोई मतलब नहीं हुआ, जो विश्व में लॉ एंड ऑर्डर और पीस और जो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो क्या हो गया कि सिस्टम ज्यादातर सेल्फ हेल्प सिस्टम की तरफ चले गए और कंट्रीज क्या करने लगे, यूएन पे इंक्लाइंड होने के बजाय वो अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट पे की तरफ बढ़ गए। कुछ चाइना की तरफ, दूसरे एंटी वेस्ट ब्लॉक में अलाइंड होने लग गए, कुछ वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अलाइंड होके, और ये व्यवस्था एक तरीके से यूएन से बाहर धकेलने की। लेकिन जिस तरीके से भारत का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा, एक सकारात्मक, कि भारत एक को अबाइडिंग कंट्री रहा है, भारत एक विश्व का एक बड़ा लोकतंत्र रहा है, हमेशा एक विचार में विश्वास करता है वसुधैव कुटुंबकम, और भारत का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है यूएन पीस कीपिंग मिशंस में, लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। भारत एक जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है, इंक्लूसिविटी की बात करता है। भारत जैसे कुछ देश है जिसमें जापान भी है, भारत भी है, ब्राजील भी है, और ये ज्यादातर इसमें ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, और जो कुछ लोगों का जो मोनोपोली है, जो दादागिरी है, उस दादागिरी से बाहर निकलना चाहिए। अब सवाल आता है कि रिफॉर्म्स कहां पर होना चाहिए। देखिए, पहली बात बहुत अच्छी तरीके से प्रभुदयाल जी ने बताया कि रिप्रेजेंटेशन। देखो, रिप्रेजेंटेशन आप जब तक पूरे क्षेत्र का, दुनिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं रखेंगे, चाहे वो एशिया पैसिफिक हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, तब तक आप उसको ग्लोबल वॉइस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। यूएन ग्लोबल वॉइस नहीं बना, और इसीलिए आज हम अल्टरनेटिव ग्लोबल वॉइस और ग्लोबल साउथ की बात करें, क्योंकि यूएन उस गोल को फुलफिल नहीं कर पा रहा। और बहुत राइट टाइम पे हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने इंटरवीन किया है कि देखिए, बहुत बड़ा जरूरत है कि एक ग्लोबल गवर्नेंस क्रिएट हो, एक ग्लोबल वॉइस क्रिएट हो, और यूएन से बढ़िया इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन उसमें से सबसे बड़ी खामी उन्होंने बताई कि जब तक इसमें रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक उसमें रिप्रेजेंटेशन भारत जैसे देश का नहीं होगा, जो रेस्पॉन्सिबल पार्ट एक कंट्री रहा है, जिसका लॉ अबाइडिंग कंट्री रहा है, तब तक इसमें नहीं बढ़ेगा। अब कंस्ट्रेंट आता है कि दादागिरी कैसे चल रही है, कि कुछ जो एक फंडिंग इश्यूज हैं इसके, कि कुछ ही देश इसमें फंडिंग करते हैं, जिसमें चाइना है, अमेरिका है। लेकिन अमेरिका तो आज के दिन सबसे बड़ा डिफॉल्टर है, उसका अपना ही एरियर लगभग $1.5 बिलियन का एरियर है, जो आज तक पेमेंट अमेरिका को करना है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो सेक्रेटरी जनरल ने रिफॉर्म्स, UN80 जो एक रिफॉर्म चलाया है, उसमें 15% यूएन के बजट को कम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कंट्रीज उसको फुलफिल नहीं करती है। मुझे लगता है कि जब तक फंडिंग इश्यूज को, जब तक सभी देश इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जब तक फंड नहीं देंगे, तब तक ये इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं होगा, और कुछ कंट्रीज हैं उनकी मोनोपोली बरकरार रहेगी। तीसरी जो बात है, एक जो आपने गवर्नेंस की बात की, देखो गवर्नेंस भी आजकल AI आ गया, डिजिटल डिवाइड है, उसमें कैसे इसके गवर्नेंस को, कि जो डिलीवरी सिस्टम है, जो वर्ल्ड में जो जिस तरीके का एक तरीके से अनार्किक सिस्टम क्रिएट हो गया है, चाहे वो और उसमें वर्ल्ड के जो सुपर पावर्स हैं या पावरफुल कंट्रीज है, वो अपने हिसाब से सिस्टम को चलाने का, जब तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक यूएन में बहुत जो रिफॉर्म्स होंगे वो इफेक्टिव नहीं होंगे। तो बिल्कुल ओम बिड़ला जी ने बिल्कुल एकदम सही टाइम इंटरवेंशन किया, मुझे बिल्कुल। तो आप दोनों ने ही समझाया है कि किस तरह की कमियां दिखाई देती हैं, कहां सुधार की जरूरत दिखाई देती है। लेकिन प्रभुदयाल जी, अब बात यह है कि रुकावट आ कहां रही है इन सुधारों को करने की दिशा में। भारत, हमने देखा एक तरह से 1990 से ही सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म की बात कर रहा है। इतने साल में दुनिया सुन तो रही है, सहमत भी कहीं ना कहीं दिख रही है, लेकिन एक्शन होता क्यों नहीं दिख रहा? क्या इसकी वजह पावर पॉलिटिक्स है, या फिर पूरी प्रणाली ही बहुत रिजिड नजर आ रही है? क्या बड़ी वजह है इसके पीछे? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो P5 मेंबर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो, क्योंकि उनके पास जो पावर है वो समझते हैं कि उसको किसी दूसरे के साथ क्यों शेयर किया जाए। 5 तो बने हैं परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, पूरा वही कंट्रोल करना चाहते हैं, वीटो पावर उनके पास है, जो वो चाहते हैं वही हो, ये उनकी सोच है। तो ऐसी स्थिति में रिफॉर्म्स बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई मीनिंगफुल रिफॉर्म अगर होना चाहिए उसको कोई ना कोई P5 मेंबर रोक देता है। अब जैसे मैंने जिक्र किया था कि भारत को
परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का बनना एक बहुत जरूरी लोग समझते हैं। ग्लोबल साउथ की कंट्रीज, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि जैसे भारत ने बार बार दोहराया है कि हम बिलीव करते हैं वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम, और जब भी कोई कठिनाई आई दूसरे देशों पे तो हम आगे बढ़ के हमने सहायता की है। जैसे कोविड में हमने लगभग 150 देशों की मदद की थी वैक्सीन और दवाई देकर। इसके अलावा जहां भी कोई संकट आता है, जैसे टर्की में अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले सहायता देने हम गए, भारत ने सहायता दी। तो हमारा रोल ऐसा रहा है कि हमको पॉजिटिव कंट्री समझा जाता है। लेकिन क्या करें, ये जो P5 मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर है, तो चीन जो है एक बहुत बड़ी अड़चन बन जाता है हमारी परमानेंट मेंबरशिप के रास्ते में। इसी तरह से सभी जो P5 मेंबर्स हैं वो किसी न किसी तरह से ये यूनाइटेड नेशंस को और खासतौर पे सिक्योरिटी काउंसिल को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि सिर्फ उनकी भलाई में ही जो होना चाहिए वो हो। तो ऐसे तो भाई ग्लोबल पॉलिटिक्स नहीं चल सकती, और जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनसे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में टाइम बाउंड और कॉम्प्रहेंसिव सुधार अत्यंत जरूरी है। और उन्होंने ये कहा कि एक अधिक रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस की वकालत करना सब देशों के लिए जरूरी है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक रेलेवेंट संस्था बनी रहे। नीड फॉर रेलेवेंस बहुत जरूरी है। और संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान संरचना विशेष रूप से सुरक्षा परिषद की पुरानी हो चुकी है, और 21वीं सदी की जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं वो उनको रिफ्लेक्ट नहीं करती। और जो ओम बिरला जी ने इस बात पे भी जोर दिया कि अगर हम एक पीसफुल, प्रॉस्परस और इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को समानता और न्याय पर आधारित होना चाहिए, इस बात पे कार्य करें, तभी सबका भला हो सकता है। देखिए, एक चीज और है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि विश्व कई गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है, जैसे युद्ध, आतंकवाद, जलवायु संकट और डिजिटल जो डेंजर्स हैं। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर है इनसे नहीं लड़ पा रहा है, उसके पास इस तरह की क्षमता नहीं है। तो बिना रिफॉर्म्स किए, खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स किए, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इस तरह के संकटों से हम लड़ सकेंगे। ठीक है। और बिल्कुल जो प्रभु दयाल जी ने भी कहा है, जाहिर तौर पर भारत पीस कीपिंग में दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। ग्लोबल हेल्थ में लीडरशिप दिखाता है। ग्लोबल साउथ की जब बात आती है, उसकी आवाज़ को कितनी मजबूती से भारत ने आगे रखा है। जाहिर तौर पर ये जो मॉरल कैपिटल है भारत की, इसे यूएन रिफॉर्म पुश में और प्रभावी रूप से इस्तेमाल बार बार भारत करता भी रहा है। इसके अलावा अगर एक पहलू प्रोफेसर भारद्वाज हम समझे कि क्या दुनिया नए तरह के ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल की ओर बढ़ रही है, जैसे कोalition ऑफ मिडिल पावर्स, रीजनल बैलेंसिंग या जुडिशियल कोऑर्डिनेशन, क्या यूएन इससे कुछ सीख सकता है? नहीं, बिल्कुल, आपने बहुत ही एप्ट एक क्वेश्चन पूछा जो बिल्कुल आज के हर व्यक्ति के एक पटल पे है कि देखिए क्या हो रहा है कि यूएन में जो मैंने कहा कि फंड रिडक्शन हो रहा है कि $500 मिलियन का फंड रिडक्शन हो रहा है, लगभग 2680 जॉब्स को कट किया जा रहा है। लेकिन वहां पर दूसरा जो इशू जो आपने कहा कि जो दो प्रेसिंग इश्यूज है, एक ग्लोबल कॉमन्स है, एक ग्लोबल गुड्स है। ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स को ग्लोबल गवर्नेंस के माध्यम से ही आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और जब ग्लोबल गवर्नेंस नहीं होगा, जब यूएन जैसे ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम को मजबूत नहीं किया जाएगा, इस तरीके से फंड कट और जॉब कट्स होगा, तो निश्चित रूप से जो ग्लोबल कॉमन्स हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, बहुत सारे जो इश्यूज हैं जो नॉर्थ साउथ को एक तरीके से मोटे तौर पे डिवाइड करता है, तो वहां पर जो सबसे बड़ी भूमिका आती है कि ग्लोबल गवर्नेंस की आती है, और उसमें यूएन एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो प्रेसिंग इश्यूज आ रहा है कि आज जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जिसमें वर्ल्ड एक तरीके से युद्ध की तरफ और आर्मामेंट्स की तरफ और न्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें ग्लोबल गुड्स
सफर कर रहा है, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है, आप एजुकेशन है, बहुत सारे जो प्रेसिंग इश्यूज हैं जो इमर्ज हो रहे हैं वो कहीं बैक सीट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका, जो आपने भी इंडिकेट किया कि सबसे बड़ी भूमिका कि जब इस तरीके के ग्लोबल गवर्नेंस और जो ग्लोबल पावर्स इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, तो भारत जैसे देश जो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये गांधी का देश है, ये बुद्धा का देश है, ये इंक्लूसिविटी और नॉन वायलेंस की जब हम बात करते हैं, तो भारत जैसे देश को आगे आके इस वॉइस को मजबूत करना पड़ा है। और इसका सबसे बड़ा जो डेमोन्स्ट्रेशन भारत ने दिया जब हमने G20 सबमिट किया, उसमें इन्हीं बातों को ध्यान दिया कि कैसे हम ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल कॉमन्स एंड ग्लोबल गुड्स को मजबूती के साथ एक वॉइस के रूप में, एक कलेक्टिव वॉइस के रूप में साथ में आगे। और G20 में एक सबसे बड़ा बात आई कि हमने यूरोप, जो अफ्रीकन यूनियन है, उनको भी एक मेंबरशिप दिया। यानी कि एक तरीके से अगर यूनाइटेड नेशन नहीं इस बात को, ग्लोबल गवर्नेंस के इश्यूज को नहीं रिजोल्व कर पा रहा है, तो एक अल्टरनेटिव जो मिडिल पावर्स हैं, जो इमर्जिंग पावर्स हैं, जो रेस्पॉन्सिबल इमर्जिंग पावर्स हैं, बिल्कुल भारत आज 5वीं इकोनॉमी है, कल चौथी और तीसरी इकोनॉमी बनेगा, बड़ा एक नेवल फोर्स है, लेकिन भारत हमेशा एक शांति प्रिय देश रहा है और इस तरीके के इश्यूज को बहुत गंभीरता से लेता है। और इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जिस तरीके से वैक्सीन डिप्लोमेसी हुआ, हमारा प्रोजेक्ट मौसम है, हमारा महासागर प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब क्या है, पूरे कंट्रीज को, दुनिया को एक साथ लेके चलने की बात है। और उसमें हम खासकर जो ग्लोबल साउथ की वॉइस है उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ा के भारत एक अल्टरनेटिव वॉइस क्रिएट कर रहा है। जो कमी यूएन पूरा नहीं कर पा रहा, उसको भारत के नेतृत्व में कमी को पूरा करने की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। जी जी प्रभुदयाल जी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, दो चीज़ें हैं जो अभी हम बात कर ही रहे हैं कि अगर यूएन रिफॉर्म बार बार रुकता रहेगा तो क्या ये खतरा है कि दुनिया पैरेलल सिस्टम्स बनाना शुरू कर दे, जैसे रीजनल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स, कैसे ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन बढ़ने का भी जोखिम है? पहले मैं चाहूंगी इस पर आप छोटा सा कमेंट दे दें। देखिए, ये रीजनल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स तो बन ही रहे हैं। भारत खुद कई ऐसी संस्थाओं का मेंबर है जिनसे कोशिश की जा रही है कि दुनिया की जो समस्याएं हैं उनसे लड़ा जा सके, जैसे G20 है, SCO है, ब्रिक्स है, ये सब इंटरनेशनल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि उसका एक ग्लोबल रोल है। उसको स्ट्रेंथन करना और उसको रिफॉर्म करना, उसको ये शक्ति देना कि जो बड़े बड़े संकट हैं उनसे लड़ सके और विश्व में शांति फैला सके, और इसके अलावा प्रोग्रेस की तरफ बढ़े दुनिया। देखिए, ये रशिया यूक्रेन वॉर वर्षों से चला आ रहा है। गाजा में युद्ध जो है उसके बारे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन तो हुआ, लेकिन क्या इस रेजोल्यूशन से वो लड़ाई खत्म हो रही है? बड़ा मुश्किल है कहना। मेरे ख्याल से तो कुछ न कुछ ऐसे रुकावटें आ रही हैं जिनसे गाजा में युद्ध कि ऐसे किसी न किसी तरह से चलता ही रहेगा और वहां शांति बहाल होने में काफी अड़चनें आएंगी। तो ये सब मिसाल है जिनसे ये जाहिर होता है। सूडान में जो हो रहा है, युद्ध बंद होने का नाम ही नहीं लेता। तो इन सब से के लिए यूनाइटेड नेशंस ही एक ऐसी संस्था है जो कुछ एक्टिव रोल, कुछ पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना हुई, वो जब तक रिफॉर्म नहीं होंगे तब तक यूनाइटेड नेशंस के पास, खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल के पास, वो शक्ति नहीं होगी जिनसे वो इन समस्याओं से जूझ सके, लड़ सके और विश्व में शांति बहाल कर सके। बिल्कुल। और एक छोटा सा कमेंट प्रोफेसर भारद्वाज, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो चीफ जस्टिस की थी, क्या दुनिया की जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं किसी तरह ग्लोबल कोऑपरेशन, ह्यूमन राइट्स या साइबर जस्टिस जैसे विषयों में मिलकर काम कर सकती हैं क्या? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एक मैसेज है जो ओम बिड़ला जी ने भी इस बात को रखा कि देखिए, आज के दिन सबसे बड़ा है कि अभी हम जस्ट सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बेसिकली एक पीस सोसाइटी है, एक जस्टिस सोसाइटी। अब हम पीस की तरफ, सीज फायर की तरफ बात करते हैं, पीस की तरफ बात नहीं करते। तो मुझे लगता है कि जो चैलेंज, जैसे AI से बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रही है, साइबर सिक्योरिटी से चैलेंजेस आ रही है, जब तक कि हमारी न्याय व्यवस्थाएं मजबूत नहीं होगी और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जस्टिस का नहीं इमर्ज होगा, कॉमन एक डेफिनेशन नहीं इमर्ज होगी, तब तक कुछ देश अपने हिसाब से उस जस्टिस को इंटरप्रेट करते रहेंगे और उस पर डिसीजन देते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है और ये इनिशिएटिव है और आगे भी बढ़ेगा।
बिल्कुल, फिलहाल समय ये पूरा हो गया है। प्रभुदयाल जी आपका, प्रोफेसर भारद्वाज, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चा से साफ है कि यूएन रिफॉर्म और खासकर यूएनएससी रिफॉर्म अब कोई विकल्प नहीं है, बल्कि दुनिया की ज़रूरत बन चुका है। 1945 की दुनिया और आज की दुनिया में इतना बदलाव आ चुका है कि पुराना ढांचा अब ग्लोबल चैलेंजेस को संभाल नहीं पा रहा है। भारत कई साल से यही बात उठाता आया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का हालिया संदेश उसी लगातार चल रही डिप्लोमेटिक कोशिश का हिस्सा है। ग्लोबल साउथ की आवाज, रिप्रेजेंटेशन और काउंटेबिलिटी, ये तीनों बातें अब टाली नहीं जा सकती। उम्मीद है कि आने वाले समय में दुनिया मिलकर एक ऐसा यूएन बनाएगी जो 21वीं सदी की जरूरतों को सच में रिफ्लेक्ट करे। इसी के साथ इनसाइट पे फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।